हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एग्रोशाला क्लासेस में, जहां पे आप सभी को जेआरएफ, आईसीआर, पीजी एंट्रेंस एग्जाम या नेट के लिए क्लासेस दी जाती है। काफ़ी स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आई कि मैम आपकी डेमो क्लासेस कब आएगी, आपकी डेमो क्लासेस का वीडियो भी अपलोड कीजिए। तो आज मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक डेमो क्लास का वीडियो भी बना लेते हैं। देखो, डेमो क्लास के लिए मुझे फिर ट्यूब टॉपिक चूज करने में लगा, कौन सा टॉपिक चूज करें। तो मुझे लगा कि वीड जो मैनेजमेंट है, वीड टॉपिक बच्चों को थोड़ा टफ सा लगता है, तो क्यों ना उसी पे हम डेमो क्लासेस स्टार्ट करें। तो आज का टॉपिक है हमारा वीड थ्रेट्स इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीड वीड क्या है। सबसे पहले वीड हम वीड को किस प्लांट को हम वीड कहेंगे, वीड किसे कहेंगे। तो देखो, वीड क्या है आपका। वीड इज अ प्लांट ग्रोविंग वेयर इट इज नॉट डिजायर्ड। जहां किसी भी प्लांट, कोई भी प्लांट जिसकी जहां आवश्यकता नहीं है, नॉट डिजायर्ड मीन्स उसकी आवश्यकता नहीं है। वहां पे कोई भी प्लांट है वो वहां ग्रो हो गया और उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, उसे हम वीड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी वीट की क्रॉप है, आपकी वीट की क्रॉप है और वीट की क्रॉप में आपका मस्टर्ड प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है, मस्टर्ड प्लांट ग्रो हो जाता है वीट में आपका मस्टर्ड ग्रो हो गया। तो ये वीट की क्रॉप है आपकी वीट, लेकिन प्लांट आपका मस्टर्ड ग्रो हो गया। कुछ कुछ यहाँ पे वीट की जो ये आपकी वीट के रो है और उसमें बीच बीच में यहाँ पे अगर कहीं पे ये मस्टर्ड के प्लांट्स ग्रो हो गए, तो हम इस मस्टर्ड, वैसे तो क्रॉप है मस्टर्ड, वैसे तो क्रॉप है लेकिन ये वीट के फील्ड में ग्रो हुई है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मस्टर्ड इज अ वीड। इसको हम लोग वीड बोलेंगे मस्टर्ड को, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे वीट की आवश्यकता है, हमें मस्टर्ड की आवश्यकता नहीं है, हमें मस्टर्ड नहीं चाहिए। तो मस्टर्ड इज ए वीड हो गया। और ये डेफिनेशन दी किसने थी, जेथरो टुल ने। ये डेफिनेशन किसने दी थी, वीड इज ए प्लांट ग्रोविंग वेयर इट इज नॉट डिजायर्ड। This definition given by the Jethro Tull, and Jethro Tull also known as the father of weed science. He is the father of weed science. Jethro Tull को हम बोलते हैं father of weed science. ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है, who is known as the father of weed science? Jethro Tull. अब एक क्वेश्चन है, एक है आपका कि all weeds are unwanted plants but all unwanted plants are not weeds। देखो इसको समझना, all weeds are unwanted plants, जो भी weed है वो unwanted है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वो weed ही होगा। तो all weeds are unwanted plants, ऑलरेडी हमने उसको डिफाइन कर दिया weed को, ऑलरेडी हमने उसे बोल दिया कि weed है ये। तो ये वीड है तो ऑब्वियसली हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, अनवांटेड प्लांट से। बट ऑल अनवांटेड प्लांट्स मे नॉट बी वीड्स। जरूरी नहीं है कि सारे अनावश्यक पौधे क्या होंगे, वीड हो, ये जरूरी नहीं है। बट ऑल वीड्स जो है, ऑल खरपतवार जो है वो अनावश्यक प्लांट्स होते हैं। सभी खरपतवार अनावश्यक होंगे। हम वीड किसे बोलेंगे, जो अनावश्यक है, जिसकी आवश्यकता हमें नहीं है, जो अनवांटेड प्लांट्स है उन्हें हम वीड बोलेंगे। बट ऑल अनवांटेड प्लांट्स may not be weed। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने अभी ये मस्टर्ड लिया, तो मस्टर्ड अभी यहाँ पे अनवांटेड है, वीट की क्रॉप में मस्टर्ड अनवांटेड है। बट मस्टर्ड में नॉट बी ए वीड। मस्टर्ड जरूरी नहीं है कि वीड है, क्योंकि मस्टर्ड एक क्रॉप है, लेकिन ये ग्रो हो गया है वीट की क्रॉप में, वीट की क्रॉप में ग्रो हुआ है मस्टर्ड, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको वीड बोलेंगे, अदरवाइज ये वीड नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में, इसलिए हम लोग कहते हैं ऑल वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स बट ऑल अनवांटेड प्लांट्स may not be weeds। अब देखो, कुछ एडवांस्ड कंट्रीज है जहां पर वीड्स के थ्रू क्रॉप में यील्ड होता है, ओनली 5% लॉसेज होता है। वीड क्या करता है, क्रॉप में यील्ड लॉसेज करता है, बहुत सारे यील्ड में लॉसेज करेगा। तो एडवांस कंट्रीज है तो वहां पे वीड्स का सिर्फ 5% लॉसेज होता है एडवांस कंट्रीज में। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर वीड मैनेजमेंट होता है,
वीड का वहाँ पे जो है वीड को कंट्रोल मेजर्स यूज किए जाते हैं इसमें। बट इन लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, लिस्ट डेवलप्ड कंट्री जो अभी फुली डेवलप नहीं हुई है, लिस्ट डेवलपिंग स्टेज में है, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में ऑन एन आपका 25% लॉसेज, ऑन एन एवरेज 10% लॉसेज आपका वीड्स के थ्रू होता है। और ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि वीड्स कितना परसेंट लॉस करते हैं क्रॉप फील्ड में, तो 25% लॉसेज वीड के थ्रू होता है। ऑन एन एवरेज हम लोग देखते हैं तो 10% लॉसेज होता है। अब ये सोचिए वीड लॉस कैसे कर सकते हैं, वीड कैसे लॉस करेंगे, फील्ड में लॉस कैसे करेंगे, क्योंकि आपका जो वीड है अभी यहाँ पे ये आपका प्लांट ग्रो है, ठीक है, ये आपकी क्रॉप है यहाँ पे। अब ये आपकी क्रॉप है, इसी के साथ में फॉर एग्जांपल ये आपकी क्रॉप हो गई वीट। अब इसी के साथ में यहाँ पे एक दूसरा प्लांट ग्रो हो गया, फॉर एग्जांपल ये है आपका फेलेरिस माइनर, ये आपका फेलेरिस माइनर है, ठीक है। अब ये फेलेरिस माइनर वीट के साथ में ग्रो हुआ है फील्ड में, ठीक है। अब वीट को फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मिनेशन के टाइम पे compete करेगा, प्लांट से compete करेगा, क्रॉप से compete करेगा वीड। तो क्रॉप से compete करेगा किसके लिए, वाटर के लिए, मॉइस्चर के लिए compete करेगा, ठीक है। जितना पानी आप इसको देंगे तो उससे उसका कुछ अमाउंट तो ये भी लेगा, वीट भी लेगा उसका अमाउंट। सबसे पहले जर्मिनेशन के लिए, अगर आपका वीट से पहले, और इनका जर्मिनेशन फास्ट होता है, ये जर्मिनेशन पहले करते हैं इनका, तो वीट से पहले जर्मिनेशन होगा तो ये पहले ग्रो हो जाएगा, ग्रो होके अब आपने यहाँ पे वाटर सप्लाई किया, इरिगेशन दिया, तो मॉइस्चर का पार्ट ये भी लेगा। न्यूट्रिएंट्स आपने दिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आपने दिए तो न्यूट्रिएंट्स के लिए भी ये क्या करेगा, कंपटीशन करेगा। आपने यहाँ पे फूड दिया न्यूट्रिएंट्स, तो उसको भी ये यूज करेगा, फेलेरिस माइनर यूज करेगा, इसको ये अपटेक करेगा यहाँ से, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स का करेगा। दूसरा सनलाइट के लिए भी compete करेगा। आपका वीड्स ऑलवेज ग्रो फर्स्ट, सबसे पहले ग्रो होते हैं, देन द क्रॉप से पहले ग्रो होंगे वीड्स, तो वो क्या करेंगे, पहले ग्रो हो जाएंगे, पहले उनकी लीफ शेडिंग हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, सनलाइट को सबसे पहले उसको यूज करेंगे, सनलाइट को सबसे पहले यूज करेंगे। और जो आपकी क्रॉप जो है, अगर जो उसके नीचे है, शेडिंग इफेक्ट आएगा, वीड का शेडिंग इफेक्ट आएगा, जैसे ये आपकी वीड है और इसका जो है शेडिंग इफेक्ट आएगा नीचे क्रॉप पे, तो वहां पर सनलाइट प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से ये इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, प्लांट ग्रो नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, compete करते हैं। और सेकंड रीजन है आपका दूसरा कि कुछ वीड्स क्या करते हैं, कुछ डिजीज के, कुछ इंसेक्ट्स के होस्ट प्लांट होते हैं, जहां पर वो इंसेक्ट आके इन वीड्स पर अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, वहां पर सरवाइव करते हैं, और ये इंसेक्ट्स फिर आपकी क्रॉप में डैमेज करते हैं, ठीक है। इस टाइप से ये क्या करते हैं, सेवरल डिजीजेस कोज करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये बहुत इल्ड लॉसेस करते हैं, वीड्स प्लांट में इल्ड लॉसेस करते हैं, compete करेंगे मॉइस्चर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए, और डिजीज कोज करेंगे, इसलिए यील्ड रिडक्शन होता है। इसीलिए वीड्स को रिमूव करना नेसेसरी होता है, टाइमली उनको रिमूव होना चाहिए। एक टाइम होता है, उस टाइम पे, अगर वो भी कब, जब वो अपने आप को जो शेडिंग करते हैं, अपना फुली एस्टेब्लिश होंगे, उससे पहले पहले उनको रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पेरिनियल वीड्स हैं, अगर आपके फॉर एग्जांपल अगर एनुअल वीड्स हैं, एनुअल अगर एनुअल वीड्स है तो बिफोर सीड फॉर्मेशन, आपका बिफोर सीड फॉर्मेशन, उनमें जो फ्लावरिंग आती है, सीड फॉर्मेशन होता है, उससे पहले उनको रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पेरिनियल्स है तो पेरिनियल वीड्स को तो हम लोग क्या करेंगे, उनको उनका जो प्रोपोगेटिंग पार्ट है उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमें उनको रिमूव कर देना चाहिए टाइम पे, अदरवाइज वो क्या करेंगे, नेक्स्ट क्रॉप को हार्म करेंगे, या उस क्रॉप को भी हार्म करेंगे, और उनका जो सीड बैंक है वो नेक्स्ट क्रॉप को भी हार्म करता है। तो ये है आपका वीड्स, क्या क्या आपके वीड्स क्या होता है, एंड क्या आपको कैसे क्रॉप प्लांट को वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है, एक तो ये कि जो वीड क्या है, वीड की डेफिनेशन, दूसरा फादर ऑफ द वीड, साइंस,
जेथ्रोटुल को हम लोग बोलते हैं। वीट कितना यील्ड रिडक्शन करते हैं क्रॉप्स में? 25% यील्ड रिडक्शन करते हैं। ये हमारा यहाँ पे है। देन नेक्स्ट है आपका इसी में। अब हम लोग देखेंगे यील्ड लॉसेस, कितना यील्ड लॉसेस करते हैं वीट्स जो है, कितना परसेंट यील्ड लॉस करते हैं। देखो राइस के अंदर अगर ट्रांसप्लांटेड राइस है तो उसमें आपका 30 से 40% यील्ड लॉस करते हैं वीट्स क्रॉप के अंदर। ट्रांसप्लांटेड राइस में 30 to 40% यील्ड लॉस करेंगे। अगर आपका डायरेक्ट सीडेड राइस है, एक डायरेक्ट सीडेड राइस, देन 70 to 80% लॉसेस। अब देखो डायरेक्ट सीडेड राइस है तो क्यों होगा? क्योंकि डायरेक्ट सीडेड राइस है, वहां पे आपने डायरेक्ट सोइंग की है, एक तो पडलिंग नहीं की है, ठीक है। दूसरा पडलिंग नहीं की है तो वहां पे वीड्स क्या है, इनिशियल जो सीडलिंग ग्रोथ होगी आपकी, उसी टाइम पे वीड्स ग्रो हो जाते हैं, तो कंपटीशन तभी स्टार्ट हो जाता है, इसलिए यील्ड को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। दूसरा ट्रांसप्लांटेड है अगर, तो ट्रांसप्लांटेड में आपके जो सीडलिंग है नर्सरी में ग्रो होती है, नर्सरी में आपके फ्री फ्रॉम द वीड से फ्री रहेगी, प्रॉपर मैनेजमेंट रहेगा तो वेल एस्टेब्लिश होगी सीडलिंग। दूसरा फिर पडल्ड लैंड में आप लोग, लोलैंड कंडीशन में पडल्ड सोइल में आप लोग उसका ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो वीड मैनेजमेंट वहां भी प्रॉपर होगा, इसलिए यहाँ पे यील्ड लॉसेस कम होता है। और यहाँ पे डायरेक्ट सीडेड राइस में यील्ड लॉसेस ज्यादा होता है बिकॉज मोर वीट कंपटीशन होता है। देन वीट है, वीट में यील्ड लॉसेस 15 to 30% यील्ड लॉसेस होता है वीट में। मेज में 50 to 70%, मेज एंड सोरगम 50 to 70% यील्ड लॉसेस। खरीफ पल्सेस, खरीफ की पल्सेस है तो 40 to 60% यील्ड रिडक्शन होता है, और रबी पल्सेस में 20 to 30% यील्ड रिडक्शन होता है। अब देखो खरीफ की पल्सेस है वहां पे यील्ड रिडक्शन ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि खरीफ की जो पल्सेस है वहां पे 40 to 60% यील्ड रिडक्शन होगा, क्योंकि मानसून ड्यू टू रेनी सीजन बारिश ज्यादा होगी तो मोर फेवरेबल कंडीशंस उनको वीड्स को मिलती है, तो मोर एंड मोर वीड्स ग्रो होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीड्स ग्रो होंगे तो ज्यादा वीड कंपटीशन होगा न्यूट्रिएंट्स के लिए, मॉइस्चर के लिए। मॉइस्चर तो सफिशिएंट रहेगा उनको, बट न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए ज्यादा कंपटीशन रहेगा तो उसमें लॉसेस ज्यादा होता है। क्योंकि रबी क्रॉप्स में यील्ड लॉसेस कम होता है। ग्राउंडनट में आपका होता है 40 to 50% यील्ड रिडक्शन। अगर रैपसीड एंड मस्टर्ड ओनली 10 to 15% यील्ड रिडक्शन होता है। सोयाबीन में 40 to 60% एंड 40 to 50% यील्ड रिडक्शन अकर्स इन कॉटन में आपका होता है। अब आपका है देखो सबसे ज्यादा अगर मैक्सिमम लॉसेस आपका आता है वीड की वजह से, तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर। अगर आपको ऑप्शन में शुगर बीट दे रखा है, ठीक है, तो आपका शुगर बीट में आता है मैक्सिमम यील्ड रिडक्शन इन क्रॉप्स में, तो शुगर बीट में होता है ड्यू टू वीड्स की वजह से, है ना। इन विच क्रॉप मैक्सिमम यील्ड रिडक्शन अकर्स ड्यू टू वीड्स, ठीक है, तो वह शुगर बीट में होता है। फॉलोड बाय कोट कैरेट में सबसे पहले फर्स्ट पर है आपका शुगर बीट, सेकंड पे है आपका कैरेट, सेकंड नंबर पे कैरेट में है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एक, यहाँ इस टेबल में से भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कि यील्ड रिडक्शन, वैसे तो यहाँ से शुगर बीट से मैक्सिमम यील्ड रिडक्शन, सेकंड पे आपका कैरेट पे होता है मैक्सिमम यील्ड रिडक्शन। देन यहाँ इस टेबल में से भी आपको क्वेश्चन बनता है कि किस क्रॉप, कोई सी भी क्रॉप आपको देके और उसमें यील्ड रिडक्शन या यील्ड लॉसेस आपको पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पर राइस और इसमें डायरेक्ट सीडेड राइस में पूछते हैं, ठीक है। देन अब होते हैं लॉसेस, ये तो हमने बात कर ली कि यील्ड जो वीड के थ्रू कौन कौन से लॉसेस हमें होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यील्ड का लॉसेस देखा कि वीड की वजह से हमें यील्ड लॉसेस होता है। अब सेकंड आपका क्राइटेरिया है, सेकंड थ्रेट, वीड की वजह से सेकंड थ्रेट आपका आता है इरोजन ऑफ द क्रॉप क्वालिटी, क्रॉप की क्वालिटी में। यील्ड में तो लॉस होगा ही होगा, साथ में क्रॉप की क्वालिटी में भी अफेक्ट करेंगे ये। वो कैसे करेंगे क्रॉप की क्वालिटी? फॉर एग्जाम्पल इन टी क्रॉप्स, टी है जैसे आपकी, प्रेजेंस ऑफ लॉरेंथस डेंड्रोफिल फाल्केटम, लॉरेंथस, लॉरेंथस क्या है? लॉरेंथस इज ए सेमी स्टेम पैरासाइट, ठीक है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट होता है ये, पैरासाइटिक वीड, सेमी स्टेम पैरासाइटिक वीड लॉरेंथस, सेमी स्टेम पैरासाइटिक वीड, है ना, सॉरी, सेमी स्टेम पैरासाइटिक वीड,
सेमी स्टेम पैरासाइटिक वीड। ठीक है, लोरेंथस क्या है, सेमी स्टेम पैरासाइटिक वीड है। साइंटिफिक नेम डेंड्रोफिल फाल्केटम। इम्पेयर इट्स क्वालिटी, टी की जो क्वालिटी है, चाय की जो क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करता है, इम्पेयर करता है लोरेंथस वीड। तो या सेकंड आता है कनाडा थिस्टल सिरसियम अर्वेंस। कनाडा थिस्टल सिरसियम अर्वेंस इम्पेयर्स द ऑयल क्वालिटी ऑफ मिंट, पुदीना, मेंथा स्पीसीज। पुदीना जो है उसकी ऑयल क्वालिटी को कनाडा थिस्टल सिरसियम अर्वेंस अफेक्ट करता है, मिंट की क्वालिटी पुदीना को। वो कैसे करता है, क्योंकि इसके लीव्स जो है मिंट की जैसी होती है, तो उसके साथ में जब हम प्लकिंग करते हैं मिंट लीव्स की, तो साथ में कनाडा थिस्टल की लीव्स भी उसी के साथ आती है, और हम उसको जब उसी के साथ में ग्राइंडिंग करते हैं या उसको यूज करते हैं, तो उसकी क्वालिटी या उसकी ऑयल क्वालिटी को अफेक्ट करता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बेटा इसमें से जो है यहाँ पे कि टी की क्वालिटी को कौन सा वीड अफेक्ट करता है, टी की क्वालिटी को कौन सा वीड अफेक्ट करता है, या जो है मिंट की ऑयल क्वालिटी को कौन सा वीड अफेक्ट करता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसी में है आपका। अब नेक्स्ट अगर हम लोग करते हैं क्वालिटी में बात करते हैं, तो सबसे पहले क्वालिटी के बाद आपका आता है कि होस्ट ऑफ द। अब मैंने अभी आपको शुरू में ही बोला था कि कुछ वीड्स क्या होते हैं, दीज आर द अल्टरनेट होस्ट फॉर द इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेज। कुछ इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज के अल्टरनेट होस्ट होते हैं कुछ वीड्स। वो क्या करते हैं कि अपनी कुछ वहाँ पे डिजीज कोज करते हैं। जैसे कुछ वीड्स हैं वो क्या करते हैं, दूसरे क्रॉप्स पे या दूसरे प्लांट्स पे वहाँ पे ग्रो होते हैं और डिजीज कोज करते हैं, या इंसेक्ट्स वहाँ पे हार्बोर होते हैं। तो फर्स्ट जैसे इंसेक्ट पेस्ट, अल्टरनेट होस्ट होता है ग्राम कैटरपिलर। अब ये जो ग्राम कैटरपिलर है इंसेक्ट, ये ग्राम कैटरपिलर अमेरंथस वीड है, धतूरा है, चिनोपोडियम एल्बम है। अगर आपके फील्ड में अमेरंथस, धतूरा और चिनोपोडियम एल्बम वीड्स ग्रो है, तो ये वहां पे जाके अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा ग्राम कैटरपिलर। देखिए अमेरंथस, धतूरा और चिनोपोडियम वहां पे अपनी जो है एग लाइफ है, अपनी जो पूरा सर्वाइव कंप्लीट करेगा और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा, और उससे फिर है आपकी रेड ग्राम को कॉटन एंड ओकरा में डिजीज कोज करेगा, इंसेक्ट डैमेज कोज करता है। और अगर आप इन क्रॉप्स को, इन वीड्स को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो इससे क्या होता है, होस्ट वीड नहीं मिलेगा, और इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट वीड दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, है ना, एंड ऑल्सो दे कैन नॉट अफेक्ट द क्रॉप, को भी अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड सेकेंड है आपका, जैसे इसी में हेयर कैटरपिलर। हेयर कैटरपिलर है तो वो उसका अल्टरनेट वीड होता है क्रोटोलेरिया। हेयर कैटरपिलर क्रोटोलेरिया, और ये अफेक्ट करता है कैस्टर क्रॉप को। कैस्टर में जो हैरी कैटरपिलर आता है उसको सर्वाइवल के लिए क्रोटोलेरिया स्पीसीज वीड चाहिए होता है। क्रोटोलेरिया स्पीसीज वीड्स में वो वहां पे सर्वाइव करता है और कैस्टर को अफेक्ट करता है। देन स्टेम बोरर, स्टेम बोरर ऑफ द राइस। राइस में जो स्टेम बोरर लगता है, वहां पे अगर राइस के फील्ड में मोस्ट कॉमन वीड होता है इकाइनोक्लोवा। इकाइनोक्लोवा एंड पैनिकम स्पीसीज वीड्स अगर ग्रो है तो वो वहां पे सर्वाइव करेगा स्टेम बोरर वीड, और राइस को अफेक्ट करेगा, उसमें डैमेज करता है स्टेम बोरर राइस में। ठीक है, देन वीट होता है। वीट में जो ब्लैक रस्ट आती है, वीट में जो ब्लैक रस्ट आती है वो एग्रोपायरोन रिपेन्स वीड के थ्रू आती है, क्योंकि ब्लैक रस्ट यहाँ पे अपनी सर्वाइव करती है, एग्रोपायरोन रिपेन्स। तो वीट की ब्लैक रस्ट का होस्ट वीड होता है एग्रोपायरोन रिपेन्स। पाल मिलेट में अर्गट डिजीज आती है, पाल मिलेट में अर्गट, और उसका होस्ट वीड होता है सैंक्रस सिलेरिस। ठीक है, मेज में डाउनी मिल्ड्यू आती है, मेज में डाउनी मिल्ड्यू का होस्ट वीड होता है सेकेरम स्पॉन्टेनियम। सेकेरम स्पॉन्टेनियम मूंजा जो होता है वहां पे लगा होता है, मूंजा, मूंजा के जो है सेकेरम स्पॉन्टेनियम, वहां पे ये डाउनी मिल्ड्यू डिजीज आती है और वहां से आपकी मेज को डैमेज करती है। एंड ब्रेसिका एंड ब्रिंजल स्पीसीज होती है, ब्रेसिका स्पीसीज होती है मस्टर्ड की। ठीक है, दूसरा ब्रिंजल है तो वहां पे एफिड लगता है, ब्रेसिका मस्टर्ड में क्रूसीफेरी में इसमें जो एफिड लगता है, ये एफिड आता है ब्रेसिका कैबर, ये वीड होता है इसका, है ना, होस्ट वीड ब्रेसिका केबर, और उसको ये अफेक्ट करेगा ब्रेसिका एंड ब्रिंजल को, ये इसका होस्ट वीड होता है ब्रेसिका।
अनियन में थ्रिप्स आते हैं, अनियन में जो थ्रिप्स आते हैं उनके लिए होस्ट वीड होता है कोचिया स्कोपेरिया। कोचिया स्कोपेरिया इज अ होस्ट वीड ऑफ थ्रिप्स का इन अनियन क्रॉप्स। व्हीट में अगेन आपका पाउडर मिल्ड्यू आता है, तो व्हीट में पाउडर मिल्ड्यू के लिए होता है एवेना फटुआ, एवेना फटुआ, ठीक है, वाइल्ड ऑट जो होता है उसकी वजह से व्हीट में पाउडर मिल्ड्यू आती है। टोमेटो, टोमेटो में विल्ट डिजीज आती है, वो होती है एग्रोपायरन रिपेंस एंड पोर्टुला का डिसीज। लास्ट आपका जैसे मेज है, तो मेज में होता है मेज ड्वार्फ मोजेक वायरस आता है, और वो होता है सोरगम हेल्पेंस, जो ग्रास होती है सोरगम हेल्पेंस, उस ग्रास की वजह से मेज में मेज ड्वार्फ मोजेक वायरस आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके क्या है कुछ अल्टरनेट होस्ट वीड्स है जिनकी वजह से इंसेक्ट जो है वो आपके या कुछ डिजीजेज है उनको वहाँ पे सर्वाइवल के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाता है, प्रॉपर वीड मिल जाते हैं जहाँ पर वो अपना सर्वाइव करते हैं और आपके क्रॉप को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इस टाइप से ये वीड आपके क्रॉप में डैमेज कोज करते हैं, यील्ड में रिडक्शन करते हैं, क्रॉप की क्वालिटी में अफेक्ट करते हैं। अगेन आपका है बेटा इसमें से कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस जरूर बनता है, एक क्वेश्चन पक्का होता है इस टेबल में से, तो इस टेबल को आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है आपकी, इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये पूछा जाए कि रेड ग्राम में ग्राम कैटरपिलर का अल्टरनेट होस्ट वीड कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ से आपको वीड का नाम पूछा जाएगा यहाँ से, या कैस्टर का हैरी कैटरपिलर का अल्टरनेट होस्ट वीड कौन सा है, प्रोटोलेरिया। पर्ल मिलेट में अर्गट डिजीज का अल्टरनेट होस्ट वीड सैंक्रस सिलेरिस। ऑप्शन में आपको होस्ट वीड्स के नाम दिए गए होंगे, तो उनमें से आपको एक चूज करना है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपके कुछ अल्टरनेट होस्ट वीड्स है जो कि उसमें हेल्पफुल होते हैं डिजीज कॉज करने में इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है। देन होता है वीड्स थ्रेड्स इन एनिमल हस्बेंड्री। अब ये तो हमने बात कर ली वीड्स की कि जो वीड्स है वो आपके क्रॉप को कैसे डैमेज करते हैं, क्रॉप की यील्ड में कैसे रिडक्शन करेंगे, कितना % रिडक्शन करते हैं, या उसकी क्वालिटी में कैसे करते हैं, और उसमें इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज कैसे कोज करते हैं। तो ये हमने बात की थी क्रॉप की क्वालिटी की, क्रॉप की। अब बात करते हैं एनिमल्स की कि कुछ वीड्स एनिमल्स को भी तो डैमेज करते हैं, उनको भी तो हार्म करते हैं कुछ वीड्स। तो देखो यहाँ पे है एनिमल्स को कैसे हार्म करते हैं, स्पाइनी फ्रूट्स ऑफ द कॉकलेबर, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस वीड को, spiny fruit of the cockleber. Cockleber means Gentium stumerium. Gentium stumerium cockleber weed है जिसको ये ऐसा दिखता है, ये है cockleber, इसका सीड जिसको आप लोग बोलते हैं परबूटा भी बोलते हैं हम लोग, या ये मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा इसको, ये ऐसा दिखता है ये भी, जिसपे बहुत सारे कांटे होते हैं, स्पाइंस होते हैं, ये होता है। दूसरा होता है लटजीरा अकायरंथस एस्पेरा, लटजीरा ये ऐसा होता है। इसके ये जो यहाँ से ब्रेकिट्स होते हैं ये डैमेज, ये क्या करते हैं, जैसे अगर आप लोग फील्ड में गए हैं तो आपके कपड़ों पे लग जाएंगे, ठीक है, एनिमल्स है तो उनकी टेल पर लग जाते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा एनिमल के टेल पर और उनकी बॉडी पर लगा होता है, ये भी यहाँ पे अगर एक बार लग गया तो निकलना मुश्किल होता है इनका। देन दूसरा फिर एक कनाडा थिस्टल, कनाडा थिस्टल यानी कि अर्वेन सिरसियम अर्वेंस, तो ये है कनाडा थिस्टल, यहाँ पे भी ये बहुत सारे स्पाइंस होते हैं इसके यहाँ पे, और ये जो स्पाइंस होते हैं ये स्पाइंस यहाँ पे हमारे डैमेज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्टिक्स ऑन द माउथ, बेचारे जो एनिमल्स होते हैं उनके माउथ पर चिपक जाते हैं, उनके टैल पर चिपक जाते हैं और उनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं, तो उनको हार्म करते हैं ये जो है आपके वीड्स। देन होता है नेक्स्ट आपका हेलोजिटॉन, हेलोजिटोन या गोट वीड हम लोग बोलते हैं, अगेरेटम कॉनिजोइड्स, हेलोजिटोन या गोट वीड, अगेरेटम कॉनिजोइड्स, ये ऐसा दिखता है गोट वीड यहाँ पे। और ये गोट वीड्स डेथ ऑफ द फ्लॉक ऑफ शिप, यानी कि ड्यू टू हाई ऑक्सिलेट कंटेंट, यहाँ पे क्या होता है आपका, कई बार हम लोग ऐसे देखते हैं ना कि भेड़ों के झुंड की ही मौत हो गई, बहुत सारी पूरी की पूरी भेड़ों के साथ मर गई ऐसे। तो जब हम लोग की भेड़ों को कहीं पे चराने लेके गए वहाँ पे, तो भेड़ों को जब वहाँ पे घास चराने लेकर जाते हैं तो ये वीड अगर वहाँ पे काफी लार्ज क्वांटिटी में अगर प्रेजेंट है तो भेड़े क्या आगे इसको कंज्यूम करेगी, खाएगी, फीड करेगी इसको। जैसे ही वो फीड करती है तो उसमें हाई ऑक्सिलेट कंटेंट होता है, हाई ऑक्सिलेट कंटेंट की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए डेथ ऑफ द ए फ्लॉक ऑफ द शिप,
यानी कि एक अकेली शिप की नहीं होती है, भेड़ें हमेशा झुंड में चरती है। तो जब झुंड में होती है तो पूरे के पूरे जो उनका फ्लॉक होता है, पूरा उनका झुंड होता है, उनकी पूरी की डेथ हो जाती है। और हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि वो पूरी की पूरी भेड़ें ही डेथ हो गई। तो वो ड्यू टू द हाई ऑक्सलेट कंटेंट। और ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना यहाँ पर, गोट वीड या अगेरेटम कॉनिजोइड्स कोज द डेथ ऑफ, इसमें अगेरेटम कॉनिजोइड्स responsible for the causing the death of the flock of sheep due to high oxalate content. Which alkaloid present in the goat weed में कौन सा प्रेजेंट होता है ऑक्सलेट कंटेंट। दूसरा होता है आपका यहाँ पर सोरगम हेल्पेंस, जिसको हम बोलते हैं जॉनसन ग्रास। सोरगम हेल्पेंस ये ऐसी दिखती है जॉनसन ग्रास, इसको बहुत तो ना देखा है ना, ऐसी दिखती है जैसे रेडिश ब्राउन कलर का इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। ये तो सोरगम हेल्पेंस जो है टिलरिंग स्टेज पर होती है, जब इसमें टिलर्स बने हुए होते हैं टिलरिंग स्टेज पर। और जेंथियम स्टूमेरियम एट कोटिलेडोन स्टेज पर, जब इसमें कोटिलेडोन्स हो रहे होते हैं, कोटिलेडोनस स्टेज पर पॉइजनस होती है टू एनिमल्स के लिए ड्यू टू हाई ऑक्सलेट कंटेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाई ऑक्सलेट कंटेंट होता है। जॉनसन ग्रास जो होती है उसमें भी हाई ऑक्सलेट कंटेंट होता है सोरगम हेल्पेंस में। तो ये यहाँ पर जो है टॉक्सिक होता है इसके लिए, एनिमल्स के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एट व्हाट स्टेज सोरगम हेल्पेंस इज पॉइजनस टू द एनिमल्स। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एट व्हाट स्टेज सोरगम हेल्पेंस इज पॉइजनस टू द एनिमल्स। तो वो होती है टिलरिंग स्टेज पे। और जेंथियम स्टूमेरियम इज पॉइजनस टू द एलिमेंट्स फॉर द कोटिलेडोनस स्टेज पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। जेंथियम स्टूमेरियम इसके लिए होती है। देन होता है आपका कॉर्न कोकल एग्रोस्टेमा गिथेगो। कॉर्न कोकल, इनके साइंटिफिक नेम आप सभी को लर्न करने होंगे, क्योंकि कई बार साइंटिफिक नेम की मैचिंग भी आ जाती है आपको इस साइड एक तरफ ए में आपको जो है वीड के नेम दे दिया कॉमन नेम, एंड सेकंड साइड आपको दे दिया साइंटिफिक नेम, और आपकी मैचिंग आ गई, ठीक है। तो आपको इनके साइंटिफिक नेम भी लर्न करने होंगे। कॉर्न कोकल एग्रोस्टेमा गिथेगो, सीड्स आर पॉइजनस होते हैं इसके सीड्स, क्यों, ड्यू टू द इसके सीड्स पॉइजनस होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गिथेगिन और एग्रोस्टेमा कंटेंट। यहाँ पे भी अगेन क्वेश्चन करते हैं, इस पूरे में से आपको पूरे में से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन से जो है इनके माउथ, टेल या बॉडी में जो स्टिक करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा गोट वीड है, flock of the sheep, death of the flock of sheep due to the high oxalate content. Sorghum helpens at what stage? Tillering. Gentium stomarium at what stage? Cotyledonous stage. And इनका जो है ये कंटेंट भी पूछा जा सकता है। कौन कोकल है एग्रोस्टेमा गिथेगो, इसमें आपको पॉइजनस कंटेंट पूछेंगे, गिथेजिन और एग्रोस्टेमा कंटेंट, ये भी दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं, ठीक है। तो गिथेजिन या एग्रोस्टेमा कंटेंट ये ऐसी दिखती है, इसमें होता है, ठीक है। कॉर्न कोकल में इसमें दिखने में तो काफी सुंदर दिख रही है ऐसे, लेकिन इसमें पॉइजनस कंटेंट होता है। जब एनिमल्स यहाँ पे फीड करते हैं तो उनकी जो है पॉइजन की वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से ये एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं, कुछ वीड्स एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं वीड्स। इसी में आपका है कंटिन्यूस में पंक्चर वाइन, देखो दूसरा है आपका भी पंक्चर वाइन। इसको हम लोग पंक्चर वाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्किन को पंक्चर कर देता है। इसमें ये ऐसा होता है, येलो कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं येलो कलर के, और यहाँ पे इसकी ये ऐसे सीड होते हैं, ठीक है। इसमें 3 स्पाइन्स होते हैं, बड़े बड़े 3 स्पाइन्स होते हैं, और ये ट्रिबुलस टेरेस्टिस, साइंटिफिक नेम ऑफ पंक्चर वाइन ट्रिबुलस टेरेस्टिस। जब ये स्टिक होता है एनिमल की स्किन पर, तो वो स्किन को पंक्चर कर देता है, स्किन में आपको वहाँ पे जो है स्टिक हो जाता है, उसको स्किन के अंदर तक एंटर कर जाते हैं इसके स्पाइन्स, इसलिए हम लोग बोलते हैं पंक्चर वाइन, यानी कि पंक्चर कर देता है। और ये क्या होता है, ड्राईलैंड वीड होता है, उनको मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती है ज्यादा, ड्राईलैंड्स में ग्रो होता है, ड्राईलैंड वीड होता है। ये इंड्यूसेस एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी टू लाइट इन शिप, अगेन क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर, which weed induces extra sensitivity to light in ship puncture
वाइन या ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। कौन सा वीड एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी टू लाइट्स इन एनिमल इन शिप में कोज करता है, तो वो है आपका पंक्चर वाइन। देन लैंटाना कैमरा, लैंटाना कैमरा इंड्यूस करेगा, ऐसा दिखता है ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में, ये पहले हमारे इंडिया में नहीं था लैंटाना कैमरा। इसको क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में हमने इसको वहां से इंपोर्ट किया था इंडिया के अंदर, हम लोग इसको इंट्रोड्यूस किया था, लेकर आए थे। तो इट इज एलियन वीड और इट इज इंट्रोड्यूस्ड वीड, है ना। इसको हमने इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए तो एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में लेके आए थे लैंटाना कैमरा को। बट ये क्या करता है, इंड्यूस करता है अक्यूट फोटो सेंसिटिविटी एंड जॉन्डिस करता है इन एनिमल्स में, क्योंकि इसका टॉक्सिक प्रिंसिपल कौन सा होता है, लैंट्राडैन ए। तो यहाँ पे आपको ये टॉक्सिक प्रिंसिपल पूछा जाता है, ये पूछा जाता है यहाँ पे एग्जाम में कि लैंटाना कैमरा इंड्यूस acute photosensitivity and jaundice in animals due to the principal alkaloid lantradine A। यहाँ पे आपको ये alkaloid भी पूछ सकते हैं और दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा, यहाँ पे फिर ये पूछेंगे, यहाँ पे ये पूछेंगे, यहाँ पे वीड का नेम, वीड का नाम देके और यहाँ पे एल्कलोइड पूछ सकते हैं। दूसरा आपको ये देके और वीड का नाम पूछ सकते हैं कि कौन सा जो है वीड है वो अक्यूट इंड्यूस करता है अक्यूट फोटो सेंसिटिविटी एंड जॉन्डिस इन एनिमल्स। तो फोटो सेंसिटिविटी और जॉन्डिस एनिमल्स में कौन सा वीड करता है, लैंटाना कैमरा। ठीक है, ये इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको कर सकते हैं। दूसरा, अंडर ड्रोट कंडीशंस वीड्स लाइक अमेरेंथस। अब है आपका जो ड्रोट है, मॉइस्चर नहीं है सॉइल में, ड्रोट है, तो अमेरेंथस ये ऐसी, अमेरेंथस सब बच्चे जानते हैं, सभी जानते हैं इसको, अमेरेंथस को। चिनोपोडियम एल्बम ये रहा, सिरसियम, पॉलीगोनम एक्सेट्रा डेवलप्स नाइट्रेट लेवल ड्राईलैंड कंडीशंस में, ड्राईलैंड कंडीशन से, ड्रोट कंडीशन से, मॉइस्चर की डेफिशिएंसी है, उस कंडीशन में सिरसियम ये रहा यहाँ पर, ठीक है, सिरसियम अर्वेंस जिसको हम बोलते हैं कनाडा की स्टेट, सिरसियम अर्वेंस। दूसरा पॉलीगोनम स्पीसीज, ये ऐसा दिखता है, ये क्या करते हैं, नाइट्रेट लेवल को इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि मॉइस्चर नहीं है सोइल में, तो इनका नाइट्रेट लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है अप टू द 1000 ppm या इससे ज्यादा, 1000 ppm या इससे ज्यादा में उसका नाइट्रेट लेवल इंक्रीज हो जाता है। और वो क्या करता है, एस्फाइजिया या ऑक्सीजन स्टारवेशन करता है इन एनिमल्स में, इसको हम लोग बोलते हैं एस्फाइजिया। ठीक है, क्योंकि नाइट्रेट कंटेंट, अब मॉइस्चर नहीं है तो नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रेट लेवल हायर होगा, मॉइस्चर होता है तो नाइट्रोजन की क्या था, डाइल्यूट हो जाता है ना प्लांट्स में, नाइट्रेट का लेवल या उसका कंसंट्रेशन जो है लो हो जाता है, पर मॉइस्चर नहीं है तो नाइट्रेट का कंसंट्रेशन हायर होगा, प्लांट में हायर होगा तो एस्फाइजिया कॉज करेगा, क्योंकि प्लांट्स को क्या है, एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, फीड करेंगे, तो वो एस्फाइजिया या ऑक्सीजन स्टारवेशन इन एनिमल्स में करता है। ठीक है, तो ये है आपके एनिमल्स में कौन कौन से डिजीज कोज करते हैं या कौन कौन से उसमें हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। देन वीड थ्रेट्स टू ह्यूमन हेल्थ, वीड्स क्या करते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए कैसे डैमेज कोज करते हैं। फर्स्ट है जैसे ड्रॉपसी, ड्रॉपसी यानी कि मैक्सिकन पोपी, मैक्सिकन पोपी आर्जिमोन मैक्सिकाना, मैक्सिकन पोपी का साइंटिफिक नेम है आर्जिमोन मैक्सिकाना हम लोग बोलते हैं, और ये ड्रॉपसी डिजीज कोज करता है मिक्स्ड विद द मस्टर्ड सीड, क्योंकि आर्जिमोन मैक्सिकाना के, इसको हम कॉमन लैंग्वेज में सत्यानाशी भी बोलते हैं, जो आर्जिमोन मैक्सिकाना है इसको हम कॉमनली सत्यानाशी वीड भी बोलते हैं। और ये मस्टर्ड, इसके सीड सिमिलर होते हैं विद द मस्टर्ड सीड की जैसे, सेम मस्टर्ड की जैसे दिखेंगे, सरसों की जैसे, और जो उनके साथ में जब हार्वेस्टिंग होती है तो अगर उसके सीड्स क्या है उसके सीड में मिक्स हो जाते हैं तो ये सैंगुइनेरिन एल्कलॉइड होता है, ठीक है, या डाईहाइड्रोसैंगुइनेरिन या ऑक्सीट्राइकोन्टेनोइक एसिड, ये होते हैं जिसकी वजह से ये उसमें क्या करता है, ड्रॉपसी डिजीज, ड्रॉपसी का मतलब होता है ब्लाइंडनेस, आंखों से अंधा हो जाना, ब्लाइंडनेस कोज करता है, ड्रॉपसी का मतलब होता है ब्लाइंडनेस। मैक्सिकन पोपी आर्जिमोन मैक्सिकाना के सीड्स जब अगर मस्टर्ड सीड के साथ मिक्स होते हैं और हम उस ऑयल को, उस क्रेस्ड ऑयल को हम कंज्यूम करते हैं तो उस ऑयल की वजह से हमें ब्लाइंडनेस हो जाती है,
के चली जाती है। और उसको वो किसकी वजह से, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है ये एल्कलॉइड पूछा जाएगा कि विच एल्कलॉइड प्रेजेंट इन द, इसके अंदर या किस एल्कलॉइड की वजह से ये होता है। तो सैंग्विनेरिन, डिहाइड्रोसैंग्विनेरिन और ऑक्सो ट्राइपॉन्टेनोइक एसिड की वजह से होता है। देन है फीवर एंड अस्थमा, अब सांस लेने में दिक्कत आती है, अस्थमा हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है, पोलन्स ऑफ कॉमन रैगवीड। अब आपका अगर फील्ड में ये रैगवीड है, एम्ब्रोसिया, एंथ्रेंसिया है, ग्रो है, और आप वहाँ ब्रीडिंग कर रहे हैं फील्ड में, या कोई भी इंटरकल्चरल ऑपरेशन कर रहे हैं, या कोई कल्चरल ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उनके पोलन्स आपके अंदर जाएंगे जब आप सांस लेंगे, और वो आपको अस्थमा डिजीज कोज करेंगे, सांस लेने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है, इचिंग एंड इन्फ्लेमेशन कोज्ड बाय विच वीड यूट्रिका स्पीसीज। ध्यान रखना, इचिंग, आपको हाथ और उस पे इचिंग होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, तो यूट्रिका स्पीसीज से होता है। डर्मल स्किन एलर्जीज, स्किन में डर्मेटाइटिस, स्किन एलर्जी होने लग जाती है, वो होती है पार्थेनियम स्टेरोफोरस। और स्विस वीड होता है हेलेनियम स्पीसीज। पार्थेनियम स्टेरोफोरस यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं गाजर घास भी बोलते हैं, कैरेट ग्रास। ठीक है, ये पार्थेनियम स्टेरोफोरस, कैरेट ग्रास, और ये इसकी वजह से, या हेलेनियम स्पीसीज की जो है उनकी वजह से, जब हम फील्ड में से निकलते हैं तो वो उसकी वजह से हमारी स्किन एलर्जी हो जाती है, स्किन पे रेडिश कलर के रैशेज हो जाते हैं, स्किन एलर्जी हो जाती है। हार्बो डिजीज, कुछ इंसेक्ट्स है वो डिजीज कोज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, फिलेरिया, बाय मॉस्किटोज, क्योंकि ये एक्वाटिक वीड्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर लेट्यूज है, पिस्टिया लैंसियोलाटा, साल्विनिया है, एंड एलिगेटर वीड यानी कि अल्टरनेट है। इनके ऊपर ये मॉस्किटोज अपने अंडे देते हैं और अपने ब्रीडिंग को कंप्लीट करते हैं, ब्रीडिंग सीजन को, और उसकी वजह से फिर ये क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं मॉस्किटोज। तो हार्बर द मॉस्किटोज के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ये एक्वाटिक वीड्स। ठीक है, एंड एक आता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस वो टी सेट्स फ्लाई वीड करता है, वीड का नाम है टी सेट्स फ्लाई, और ये होता है किसकी वजह से, एल्कलॉइड इसमें प्रेजेंट होता है ट्राइपेनोसोमियासिस, ट्राइपेनोसोमियासिस ये एल्कलॉइड होता है। ये आता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कोज्ड बाय विच एल्कलॉइड, या कोज्ड बाय विच वीड, या कोज्ड बाय दिस वीड एंड द एल्कलॉइड व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट ट्राइपेनोसोमियासिस। ठीक है, देन इसी में आता है वीड थ्रेड्स टू फॉरेस्ट एंड पास्चर लैंड। अब वीड्स क्या है, अब देखो फॉरेस्ट, और जो फॉरेस्ट और पास्चर लैंड को भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि क्रॉप की यील्ड को ही करेंगे, क्रॉप की क्वालिटी को करेंगे, एनिमल्स को करते हैं, ह्यूमन हेल्थ पे भी अफेक्ट करते हैं, साथ में फॉरेस्ट और पास्चर्स को भी करते हैं। क्योंकि जो लैंटाना और जो पार्थेनियम स्टेरोफोरस है वो लार्ज एरिया फॉरेस्ट का या पास्चर्स का यूजलेस कर देते हैं, वहाँ पे हम लोग फिर क्या पास्चर्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, या फॉरेस्ट का जो एरिया है उसे यूजलेस कर देते हैं। तो फॉरेस्ट में जो करते हैं वो लैंटाना और पार्थेनियम स्टेरोफोरस, दो वीड इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे आपका ये है वीड्स का, वीड थ्रेड्स इन इंडियन एग्रीकल्चर में, वीड्स कैसे कैसे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इतना जो है इस सभी में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें से एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, कई बार मेजोरिटी क्वेश्चंस भी आपके इधर से आ जाते हैं। ठीक है, देन आता है, अब ऐसा नहीं है कि वीड सिर्फ डिजीज ही कोज करते हैं या सिर्फ हार्मफुल इफेक्ट्स ही करते हैं, कुछ वीड्स हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, कुछ वीड्स हमें बेनिफिट्स भी देते हैं। तो उनमें जैसे बेनिफिट्स देते हैं उसमें अभी आपका जैसे चिकोरी है, अब हम ये किसको बोलेंगे, हम लोग काशनी बोलते हैं, चिकोरियम एंटाइबस कासनी, जो कि हम लोग ऐसे फोडर के रूप में एनिमल्स के लिए यूज लेते हैं विंटर में, उसके रूट्स को हम लोग यूज करते हैं फ्लेवरिंग कॉफी पाउडर, जो कॉफी पाउडर है उसमें फ्लेवर आता है उसके लिए, तो उसकी रूट्स आर यूज्ड फॉर द फ्लेवरिंग, कॉफी पाउडर के फ्लेवर के रूप में यूज की जाती है। दूसरा था क्रोटोलेरिया या लेग्रिया या पार्थेनियम या कैलोट्रोपिस स्पीसीज, जब हम उनको क्रश करते हैं तो निमेटिसाइडल प्रॉपर्टीज होती है, निमेटोड्स को किल करते हैं, वो रूट नॉट निमेटोड्स, मेलोडोगाइनी स्पीसीज है, तो रूट नॉट निमेटोड्स को किल करने के लिए भी इनको हम लोग यूज करते हैं, पार्थेनियम वगैरह की लीव्स को क्रश करके, और उसके लिए हम
निमेटिसाइडल प्रॉपर्टीज के लिए यूज कर सकते हैं। देन चिनोपोडियम है, अमेरंथस है, बथुआ। चिनोपोडियम मीन्स बथुआ है, अमेरंथस है, चौलाई, पोर्टुला का स्पीसीज है। इनको हम लोग यूज करते हैं लीफी वेजिटेबल ना, हरी सब्जियां बनाने में हम लोग इसको काम में लेते हैं। थैच ग्रास, थैच ग्रास इम्पेराटा स्लेंड्रिका और मूंजा, सेकेरम मूंजा, जो हम लोग यूज्ड फॉर द थैचिंग पर्पज, यानी कि झोपड़ी बनाने में जो हम लोग बनाते हैं, जिसको लोकल लैंग्वेज में अभी गांव में हम लोग बोलते हैं छान बनाना, छान बनाते हैं। जो झोपड़ियाँ है उसका ऊपर का जो रूफिंग है उसको बनाने में हम लोग यूज लेते हैं, तो वो होता है इम्पेराटा स्लेंड्रिका थैच ग्रास के रूप में। मूंजा होता है सेकेरम मूंजा, उसको हम लोग उसमें यूज लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो विच वीड या यूज्ड फॉर द फ्लेयरिंग कॉफी पाउडर, कॉफी पाउडर में फ्लेवर के लिए हम लोग चिकोरियम एंटाइवस यूज लेते हैं। यहाँ पे भी पूछ सकते हैं लीफी वेजिटेबल्स में कौन सा यूज करते हैं। निमेटिसाइडल प्रॉपर्टीज है, निमेटोड्स को या रूट नोट निमेटोड मेलोडोगाइनी को कंट्रोल करने के लिए कौन सी वीड्स यूज कर सकते हैं। थेचिंग पर्पज के लिए हम लोग कौन सी वीड्स यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ वीड्स की मेडिसिनल वैल्यूज भी होती हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो मेडिसिनल वैल्यूज में होता है ल्यूकस एस्पेरा यूज्ड अगेंस्ट स्नैक बाइट। अगर आपको कोई स्नैक बाइट कर जाता है तो उसके लिए हम ल्यूकस एस्पेरा यूज लेते हैं। ये वीड होता है ल्यूकस एस्पेरा, जहाँ पर सांप के काटने पर हम इसको यूज करते हैं। सांप अगर काट लेता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्नैक बाइट। और अभी आपका जैसे डायबिटीज है किसी में, तो डायबिटीज के लिए हम लोग स्ट्राइगा स्पीसीज यूज करते हैं। स्ट्राइगा वीड है, यूज करेंगे अगर आपको डायबिटीज हो गया है। ठीक है, अगर जॉन्डिस है तो जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के लिए फाइलेंथस निरूरी, हजारदाना वीड होता है फाइलेंथस निरूरी, वो हम लोग यूज करते हैं जॉन्डिस के लिए। ठीक है, अगर स्किन डिसऑर्डर आपको हो जाते हैं, स्किन डिसऑर्डर से, स्किन एलर्जी से, तो उसको क्योर करने के लिए हम लोग लेते हैं आर्जिनोन मैक्सिकाना। एंड गैस्ट्रिक, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, गैस बनती है बार बार, तो उसके लिए हम लोग लेते हैं कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। देखो इसको याद कर सकते हैं आप लोग ऐसे, जैसे कि गैस्ट्रिक, गैस बनती है, किससे बनती है, केला खाने से। तो आप लोग क्या कहते हैं, आपकी गैस बन गई, केला खा लो तो गैस नहीं बनेगी। ठीक है, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि केला खाने से आपको गैस बनती है तो केला मत खाओ। तो आप ऐसे, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि गैस्ट्रिक ट्रबल्स में कौन सा वीड यूज लिया जाता है, किसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, तो आप लोग होते गैस किससे बनती है, केले से। या गैस जो है गैस बन गई तो हमें कौन क्या खाना चाहिए, केला खाना चाहिए। ठीक है, स्किन डिसऑर्डर्स, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए आप लोग कर सकते हैं आर्जिनोन मैक्सिकाना। अब जोंडिस है, जोंडिस आपको हो गया तो फाइलेंथस निरूरी, ये याद रखो आप, हजार दाना, हजार बार। तो हजार बार आप लोग, जैसे जोंडिस हो गया तो आप लोग क्या होता है उसके लिए हजार दाना है तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हजार बार आपने झाड़ फूक करवाया मान लो, तो हजार बार आपने करवाया तो हजार दाना। अब हजार दाने का साइंटिफिक नेम क्या आ गया, फाइलेंथस, फाइलेंथस निरूरी, ये आपको याद रह गया। डायबिटीज है, अब डायबिटीज है, आजकल हर कोई डायबिटीज से स्ट्रगल कर रहा है, हर कोई डायबिटीज से स्ट्रगल कर रहा है, तो स्ट्राइगा स्पीसीज हो गई। डायबिटीज से को हर आजकल नॉर्मली सबको, छोटे छोटे बच्चों में भी डायबिटीज होने लग गई, तो डायबिटीज से हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, तो स्ट्राइगा स्पीसीज याद हो गई। स्नैक बाइट है, स्नैक बाइट का ल्यूकस एस्पेरा याद हो गया। तो अब इनकी ना एक ट्रिक बनाई है, ट्रिक बनाकर भी इनको हम लोग याद कर सकते हैं, इजी पड़ेगा आपको। दूसरा है जैसे कि अब इनकी क्वालिटेटिव लॉसेस होते हैं, किसी की क्वालिटी में रिड्यूस करता है, जैसे कि शुगर क्वालिटी, शुगर की क्वालिटी को रिड्यूस करता है ये, जैसे एजिनिटिया इंडिका और स्ट्राइगा लिट्टूरा। ये क्या है, शुगर केन में जो शुगर होता है उसकी क्वालिटी को रिड्यूस करता है, तो शुगर की क्वालिटी को रिड्यूस करता है कौन सा, एजिनिटिया इंडिका और स्ट्राइगा लिट्टूरा। दूसरा क्रिएट्स ऑफ फ्लेवर इन मिल्क। अब जो, जब एनिमल्स आपके वाइल्ड अनियन और वाइल्ड गार्लिक जो वीड है, जंगली प्याज और जंगली लहसुन पर अगर वो फीड करेंगे, उसको खाएंगे, तो उससे जो उनका मिल्क है, उससे जो दूध आएगा, उस दूध में बदबू आती है, ऑफ फ्लेवर आता है, ऑफ फ्लेवर आता है, जो हम कहते हैं कि दूध का हमें अच्छा नहीं लग रहा, बदबू आ रही है। ठीक है, दूसरा होता है एनकरेज हाइपर सेंसिटिविटी इन एनिमल्स। एनिमल्स में लेंटाना कैमरा की वजह से सेंसिटिव हो जाते हैं एनिमल्स लाइट के लिए, तो हाइपर सेंसिटिविटी इन एनिमल्स टू लाइट के लिए, ये क्या होते हैं, लाइट के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं एनिमल्स,
लाइट के लिए, हाइपर सेंसिटिविटी टू लाइट इन एनिमल्स, लेंटाना कैमरा की वजह से। कोजेज डायरिया, डायरिया हो जाता है मिल्च एनिमल्स में, यानी कि बार बार दस्त होना। जो ब्रीडिंग एनिमल्स है, मिल्च एनिमल्स है, जो दूध देने वाले एनिमल्स है, अगर वो रोडोडेंड्रोन स्पीसीज को फीड करते हैं लार्ज अमाउंट में, तो उनमें डायरिया हो जाता है, और यानी कि दस्त हो जाते हैं। हम कहते हैं ना एनिमल को दस्त लग गया है, बार बार दस्त कर रहा है, तो डायरिया हो जाता है उनमें। अब एक होता है एंटी ब्लड कोगुलेंट, वो होता है यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनना एनिमल्स में, यानी कि कुछ एनिमल्स जो है उनमें या एनिमल्स है, अगर वो उसको लार्ज क्वांटिटी में, मेलिलोटस स्पीसीज को अगर लार्ज क्वांटिटी में फीड कर लेते हैं, तो उनमें कोई भी चोट अगर लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, कंटिन्यूसली ब्लड उनका बहता है। वो होता है एंटी ब्लड कोगुलेंट, और वो होता है मेलिलोटस स्पीसीज। ठीक है, तो क्वालिटेटिव लॉसेस भी होता है ड्यू टू वीड्स की वजह से। ये यहाँ पर ये वीड्स जो है ये इनकी क्वालिटी में लॉस करते हैं, इनकी ब्लड कोगुलेंट करते हैं मेलिलोटस स्पीसीज। ठीक है, तो ये है वीड्स का हम लोग यहाँ पर क्या क्या इनके यूजेस भी है, और इनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, पर कुछ कुछ यूज में भी हम लोग इनको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे बनता है कि एंटी ब्लड कोगुलेंट में कौन सा वीड आता है, तो मेलिलोटस स्पीसीज आता है। विच वीड causes डायरिया इन मिल्च एनिमल्स में, रोडोडेंड्रोन स्पीसीज। विच वीड एनकरेज hypersensitivity to light in animals, lantana camera. Creates off flavor in milk, wild onion and wild garlic. And which weed reduce the sugar quality in the sugar cane, तो एजिनीटिया इंडिका एंड स्ट्राइगा वितूरा। तो ये है आपके प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है आपका अब इसमें PYQ। PYQ मीन प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आ रखे हैं। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, अभी जो हमने डिस्कस किया है इसमें डेमो क्लास में, उसमें देखो उसी में से एक क्वेश्चन आपका आया है प्रीवियस क्लास में, अभी 2025 में जेट में JRF में आपका क्वेश्चन आया है एग्रोनॉमी से। चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, जो नीचे ऑप्शंस दिए गए उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसमें देखो लिस्ट 1 में आपको दे रखा है वीड होस्ट, होस्ट वीड कौन सा है और उसमें डिजीज कौन सी कोज करता है, तो ये अभी हमने सबने पढ़ा था अभी। तो इसी में आपका देखिए सबसे पहले है ब्लैक रस्ट वीट, वीट की ब्लैक रस्ट। तो वीट की ब्लैक रस्ट कौन कोज करता है, ये हमने पढ़ा था, वीट की ब्लैक रस्ट कौन कोज करता है, तो ये करता है एग्रोपायरोन रिपेंस, ये पढ़ा था हमने। वीट की ब्लैक रस्ट कौन कोज करता है, एग्रोपायरोन रिपेंस। दूसरा अर्गट, पर्ल मिलेट के अर्गट कौन करता है, सैंक्रस सिलेरिस, सैंक्रस सिलेरिस डी ऑप्शन। फिर है राइस ब्लास्ट, राइस ब्लास्ट कौन कोज करता है आपका, राइस ब्लास्ट, ये है साइप्रस रोटुंडस, राइस ब्लास्ट साइप्रस रोटुंडस। देन है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ द मेज, मेज की डाउनी मिल्ड्यू सेकेरम स्पॉन्टेनियम। तो ये है आपका ए में आपका आता है 3, ए में 3 1 2 3, ये तीनों में ही ए में 3 आ रहा है। बी में आपका आ रहा है सेकेरम स्पॉन्टेनियम, बी में आपका आ रहा है, एक मिनट, बी में आपका आ रहा है 4th। अब ए में 3 है, बी में 4, यहाँ पे दोनों में फर्स्ट है, ये ए में 3 बी में 4, ये आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देन सी एग्रोपायरन रिपेंस, सी में आपका आ रहा है फर्स्ट, सी में आपका फर्स्ट, सी में और कहीं पे फर्स्ट नहीं आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, तो इसका मतलब यही है आपका आंसर। सैंक्रस सिलेरिस डी में आपका आ रहा है सेकंड, डी में सेकंड ये रहा, आंसर आपका यही है थर्ड। इसमें इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, यदि आपको सारे ऑप्शंस नहीं आते हैं और कोई एक आपको आता है, मीन्स अर्गट आपको आता है, या एक आपको किसी एक को आता है, तो किसी एक को आपका यहाँ पे चूज करो, उसको मैच करो, और बाकी के रेस्ट ऑफ में उसमें से देखो बाकी का कि आपका ये एक मैच हो रहा है और ऐसा किसी और में नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे पता है कि ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि ब्लैक रस्ट ऑफ द वीट, वीट की ब्लैक रस्ट से एग्रोपायरन रिपेंस कोज करता है, ये आपको श्योर है, बाकी का आपको नहीं पता है। तो देखो सी में फर्स्ट, सी में फर्स्ट कहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे 4th है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे फर्स्ट, सिर्फ यहाँ एक जगह आ रहा है और ये आपको श्योरिटी है, तो ये आप देख लो कि ये एक आपका आंसर
ठीक है, ये आपका ठीक आंसर है। या कोई दो ऑप्शन आपको आ रहे हैं तो उन दो को मैच करो और बाकी का आप आंसर अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन है आपका मोस्ट सुटेबल स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट टू पेरिनियल वीड्स। अब है आपका पेरिनियल वीड्स, तो पेरिनियल वीड्स के लिए सुटेबल जो है स्टेटमेंट क्या होगा? द सीडलिंग्स ऑफ ए पेरिनियल वीड इज नॉट पेरिनियल व्हेन इट फर्स्ट इमर्जेस फ्रॉम सोइल। The seedling of a perennial weed is not perennial. कोई भी पेरेनियल वीड की सीडलिंग पेरेनियल नहीं होगी जब ये सबसे पहले यदि सोइल से निकलती है तो। यदि ये सबसे पहले ये फ्रॉम है, यदि ये सबसे पहले सोइल से निकलती है तो ये पेरेनियल नहीं है। ये बात सही है क्योंकि पेरेनियल वीड की सीडलिंग क्या होगी? सोइल से नहीं आती है, ये जो प्लांट है उससे निकलती है, यहाँ से निकलती है सीडलिंग, प्लांट से, सोइल से नहीं निकलती। देन सेकंड है आपका साइप्रस एस्कुलेंटस बिकम्स पेरेनियल ओनली 4 to 6 days आफ्टर इट्स इमर्जेंस। नहीं, साइप्रस रोटुंडस क्या 4 से 6 वीक तक ही पेरेनियल होता है? इमरजेंस के सिर्फ 4 से 6 वीक तक ही पेरेनियल होता है, उसके बाद नहीं होता? नहीं, रॉन्ग। देन है आपका सोरगम हेल्पेंस बिकम्स पेरेनियल ओनली आफ्टर 3 to 6 वीक्स आफ्टर इट्स इमरजेंस। अपने इमरजेंस के 3 से 6 वीक तक ही वो पेरेनियल होता है। becomes perennial only after 3 to 6 weeks आफ्टर इट्स इमरजेंस। इमरजेंस के 3 से 6 वीक बाद तक वो पेरेनियल होता है। तो ये आपका सही है क्योंकि सोरगम हेल्पेंस इमरजेंस के 3 से 6 वीक बाद में ही वो पेरेनियल होता है। कन्वोलुलस अर्वेंसिस बिकम्स पेरेनियल ओनली 2 to 3 वीक्स आफ्टर इट्स इमरजेंस। इमरजेंस के 2 से 3 वीक्स बाद में ये भी नहीं होती है कन्वोलुलस अर्वेंसिस, ये नहीं होती है पेरेनियल। तो आपके है ए और सी। अब ए और बी, ए और सी, ये यहाँ पे ये वाला आंसर ठीक है, बी और सी, सी और डी नहीं, तो ये आपका आंसर ठीक है। ठीक है, तो ये हमने अभी जो पढ़ा उसमें से देखो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये यूनिट मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। अब आपको एक क्वेरी आती है स्टूडेंट्स के मन में कि हम कौन सी क्लास, कौन सी कोचिंग क्लास ज्वाइन करें, कौन सी नहीं करें, कौन सी क्लास हमें अच्छा जो है क्लासेस प्रोवाइड करेगी, बैक टू बैक सेशन हमें प्रोवाइड करेगी या रिकॉर्डेड सेशंस हमें प्रोवाइड करेगी, लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेगी, डाउट सेशंस हमारे क्लियर करेगी। ये आपको एक आता है, स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है ये चीज़ कि हमारा पैसा तो कहीं वेस्ट नहीं हो जाएगा, कहीं हमने वहाँ पे कोचिंग में ज्वाइन कर ली और हम जो चाहते हैं वो हमें ना मिले, ऐसा तो नहीं है। तो इसके लिए आपको मैं एक क्वेरी आपकी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो एग्रोशाला जो हमारी क्लासेस है, जो कोचिंग है, जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं एग्रोशाला कोचिंग, वो आपको बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड करती है। और चलो ये भी आपको, अगर आपको ये है कि आपको जो मन में डाउट है तो देखो इसके लिए आप किसी की मत सुनिए कि हाँ एग्रोशाला देती है, कि IRI वाला देता है या फिर अड्डा 24/7 क्लासेस देता है बेस्ट क्लासेस। तो उसके लिए आप लोग उनकी डेमो क्लासेस देखिए, आप एग्रोशाला की भी देखिए, IRI वाला की देखिए, सबकी देखिए आप लोग, उनकी बेस्ट आपकी डेमो क्लासेस देखिए। आप उनकी डेमो क्लासेस से आपको पता चलेगा कि टीचर के टीचिंग स्किल्स पता चलेंगे कि वो कैसे, आप टीचिंग स्किल्स पता चलेंगे कैसे वो क्लासेस ले रहा है, ठीक है, कैसे उसकी वो पढ़ाता है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं है टीचर के, ठीक है, उसकी टीचिंग स्किल्स का पता चलेगा कि कैसे वो पढ़ाता है, ठीक है। दूसरा आपको उसके नॉलेज का पता चलेगा कि उसको कितना नॉलेज है, ठीक है, उसमें पेशेंस है कि नहीं है, ये सारा उसको आपको पता चलेगा उसके डेमो क्लासेस में पता चल जाएगा आपको उसके लिए। और एक टीचर में नॉलेज होना, टीचिंग स्किल्स होना, कॉन्सेप्ट्स होना, क्लियर होना, वो सब चीज़ें कब पता होगी? जब उसमें एबिलिटी होगी या वो टीचर आपका जो है उस स्टेज तक गया हुआ होगा। जो JRF आपको जो JRF की कोचिंग दे रहा है ऑब्वियसली वो JRF तक गया हुआ होगा, तो उसे उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। नेट की क्लासेस दे रहा है तो नेट क्लियर होगा उसका, तभी होगा उसका
तो मैं आपको ये चीज़ के लिए आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में आपको क्लियर कर दूं कि मैं डॉक्टर संजू, मैंने अपना बीएससी, एमएससी और पीएचडी तीनों अपनी क्लासेस कंप्लीट की हुई है। बीएससी मेरी महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर से की हुई है। एमएससी मेरी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात से की हुई है। और पीएचडी मेरी अपनी श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जौगनेर राजस्थान से की हुई है। तीनों ही बेस्ट आपकी यूनिवर्सिटीज है। एमएससी में मैंने जेआरएफ, आपका बीएससी में मैंने जेआरएफ क्लियर किया था और थ्रू द आईसीआर जेआरएफ के थ्रू मैंने एमएससी में एडमिशन लिया। एमएससी मैंने क्लियर किया, ठीक है। आईसीएआर जेआरएफ मैंने क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने जब आईसीआर जेआरएफ क्लियर किया हुआ है और ऑल इंडिया मैंने 10th रैंक आपकी ली है, ऑल इंडिया 10th रैंक मैंने इसमें ली हुई है। तो जब मैं जेआरएफ तक पहुंची हुई तो इट मीन्स मुझे पता है कि जेआरएफ का सिलेबस कितना बड़ा है, कितना लेंदी है, कैसे मुझे उसको प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ये मुझे क्लियर है। ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितने घंटे मुझे स्टडी देनी है, क्या मेरा फोकस होना चाहिए, ये सारा मेरा क्लियर है क्योंकि जेआरएफ क्लियर किया हुआ है मेरा, इसलिए। दूसरा मेरा है नेट, एएसआरबी नीट मेरा क्लियर है, एएसआरबी नीट भी मेरा क्लियर है, ठीक है। एएसआरबी नीट क्लियर है मेरा, तो नेट का मुझे आइडिया है। अब जिसका नेट क्लियर होगा ऑब्वियसली उसे पता होगा कि हाँ नेट के लिए कैसे कितने मेहनत करनी है और किस टाइप से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो और थर्ड मैं आपको बता दूं, मैं एमएससी एंड पीएचडी दोनों ही गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। एमएससी एंड पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो जब एक कोई टीचर आपका, जो कोई फैकल्टी आपको अगर आपको गाइडेंस दे रही है, आपको टीचिंग दे रही है, तो वो ऑब्वियसली अगर गोल्ड मेडलिस्ट से टॉपर है यूनिवर्सिटी तो उसे इतना तो नॉलेज होगा ही ना कि कैसे क्योंकि ऐसे तो कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बन सकता ना, कैसे वो टीचिंग स्किल देनी है, कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, किस पर हमें फोकस करना है, क्या हमारा एम होना चाहिए। जब ये तीनों क्वालिटीज आपके टीचर में है तो ऑब्वियसली वो आपको बेस्ट क्लासेस दे सकता है, ठीक है। तो और आपको और भी कोई क्वेरीज हो तो आप हमारे जो एग्रोशाला के जितने कोई जो स्टूडेंट्स है जो अभी क्लासेस ले रहे हैं, आप उनसे भी क्वेरी कर सकते हैं। मेरा सिर्फ आपको इतना है कि देखिए, जो यदि आप मुझे अपना 70% देंगे, 80% देंगे, यदि आप मुझे अपना 70 या 80% आप मुझे अपना देंगे तो मैं आपको अपना 100% दूंगी। यदि आप मुझे अपना 100% देंगे तो मैं, यकीन मानिए, मैं अपना आपको 150% दूंगी। ये मेरा अपनी तरफ से है कि मैं इतनी मेहनत आपके साथ करूंगी। फिर दूसरे, आपको ये जरूरी नहीं है कि कोचिंग कौन सी है नहीं है। देखो, इसमें आपको सीट आपको अपनी फिक्स करनी है तो थोड़ा आपका भी इसके लिए माइंड सेट होना चाहिए, आपका भी माइंड सेट होना चाहिए, क्योंकि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करना है, आपको आपके जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराना, आपको टीचिंग कराना प्रॉपर, वो चीज है। लेकिन उसके साथ थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी होगी उसमें, कि मैं अपना 150% आपको दे रही हूँ, 100% आपको दे रही हूँ, तो आपको भी अपनी तरफ से 100% देना होगा यदि आपको अपनी सीट फिक्स करनी है। क्योंकि वन साइडेड नहीं होता है, ये बहुत साइडेड होता है, 1 to 1 चलेगा दोनों, ठीक है। तो उसमें आपको अपना 100% देना होगा। दूसरा, आपको अपना माइंड सेटअप करना होगा, पॉजिटिव माइंड सेटअप आपको रखना होगा ऑलवेज। आपको ये चीज पता है कि जेआरएफ में इतनी सीटें हैं या आईआरआई में इतनी सीट है या यहाँ पे इतनी सीट है और आपको वहां सीट लेनी है। आपको फॉर एग्जांपल आपने मान लिया आईआरआई में 5 सीट है, 3 सीट है आपकी, और 3 सीट में से मुझे एक सीट चाहिए, 3 सीट में से वो एक सीट मेरी है, बाकी की 2 सीट चाहे किसी की भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, 2 सीट कोई भी ले, पर वो एक सीट मेरी है, बस ये मुझे पता होना चाहिए। ये इतना माइंड सेट आपका होना चाहिए,
ठीक है, ये नहीं कि इतनी ही सीट है, जेआरएफ में तो इतनी ही सीट है, मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, इतने ही लोगों को फेलोशिप मिलती है, ये नेगेटिव माइंडसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव माइंडसेट ही आपकी सीट फिक्स करता है। ये ध्यान रखना, अपनी सीट फिक्स रखिए बस, और उसी के साथ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी करते चलिए, एग्रोशाला के साथ अपनी क्लासेस ज्वाइन करिए, ठीक है। यकीन मानिए अपना, जितना आप देंगे उससे डबल तो मैं आपको दूंगी ही दूंगी, इतना आप अपना विश्वास करके चलिए मुझ पे, ठीक है। तो हमारा जो एग्रोशाला क्लासेस है वो आपको देता है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस देगा आपको, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस आपको देगा, मॉक टेस्ट देगा आपका, वीकली मॉक टेस्ट आपको देगा, जैसे ही वीक कंप्लीट होता है आपको एक टेस्ट देगा, ठीक है। मंथ कंप्लीट होते ही आपको फिर से क्लासेस, टेस्ट क्लासेस आपकी दी जाएगी, प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए जाएंगे, ठीक है। क्लास रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी ताकि आप उसका रिवीजन कर सके, तो रिवीजन के लिए आपको क्लास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, डाउट क्लियरिंग होगा, कोई भी डाउट है आपको हर एक क्लास के बाद आपसे डाउट पूछा जाएगा कि एक क्लास में आपको, इस क्लास में, आज की क्लास में कोई डाउट है या नहीं है। आपकी क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लैंग्वेज के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां आपका जो कोर्स है हर एक टॉपिक में से आपको ये बताया जाएगा कि इस टॉपिक में से ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, इसको आपको नोट डाउन करना है, ये चीज आपको वहां पे बताई जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एग्रोशाला की तरफ से आपको ये चीज प्रोवाइड की जाएगी। एग्रोशाला में ये कोर्स वैसे आपका 5000 का है, लेकिन एग्रोशाला आपको प्रोवाइड कर रहा है 2999 में, ऑफर प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को कूपन भी अवेलेबल है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को कूपन अवेलेबल है। वो क्या करे, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स हमें व्हाट्सएप पे कॉल करे या मैसेज करे, व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज, और उससे हम लोग 100 स्टूडेंट्स को कूपन कोड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें ऑफर होगा आपको इसमें, तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और अपने मैसेज के थ्रू अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। तो इतना मेरा आपसे है, आप एक बार ज्वाइन कीजिए एग्रोशाला, और अपना और हमें भी, हम लोग क्लासेस लेंगे साथ में और मिलकर मेहनत करेंगे साथ में, फिर देखते हैं कैसे हमारी जेआरएफ नहीं रुकती है, ठीक है। तो यही है मेरा आज का डेमो क्लासेस का और इसका जेआरएफ के लिए, या ठीक है। इसी के साथ मैं आज की क्लास एंड करती हूँ, ओके, बाय बाय।